बूथवाइज बदमाशी कौन नहीं करता, पता नहीं कौन कर जाए, पता लगता है कौन कर जाए। जी। एक महिला है, वो गिर के 5 वोट गिरगी, किसी की भी गिरगी, वो आप उसको अल्लाह खुलवाना जाओ, बचा जूत नहीं बच जाएगा। देखिए पुराने दोस्त तो पुराने ही दोस्त होते हैं, और जब तक दोस्त गाली दे के बात नहीं करेगा तो दोस्त कैसा है। अच्छा। आप तो भी कटाक्ष की बात करें, उससे तो गाली दे के बात करनी चाहिए, अच्छा, तभी दोस्त नजर तो आता है। कुछ ठेकेदार भी हैं क्या दोस्त? नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं। कोई ऐसा नहीं है यहाँ से आसपास से? नो, मेरे तो ज्यादातर पंजाबी और बनिया जो लोग हैं, क्योंकि राम मंदिर स्कूल में भी सारे पंजाबियों के बच्चे थे। अच्छा। सीआईडी स्कूल में भी पंजाबियों के बच्चे थे। तो ऐसे ठेकेदारी का काम तो इस तरह दूसरी कास्टों के होते हैं, वो मेरे थे ही नहीं। तो मेरे तो ज्यादातर ये कच्चे क्वार्टर, कोट मोहल्ला, सिक्का कॉलोनी, ये आसपास का इलाका जो अपने पंजाबी भाई हैं और ये बनिया भाई हैं जो बाजार में रहते हैं, ये यार दोस्त हैं। ये दोस्तों जो जवाब इन्होंने दिया है ना, पंजाबी और बनिया, तो अभी हाल फिलहाल में हमारे विधायक हैं पंजाबी जी और हमारे मेयर हैं बनिया, जी। तो इसको मैं जोड़ के देख सकता हूँ क्या उस प्रकार से? नहीं, राजीव जैन जो है, राजीव जैन जी जो है, मेरी सगाई में भी मेरे घर आए हुए हैं, हमने मानतान भी करवा रखी है उनकी। तो आप पत्रकार हैं, आप वार्ड में पहले घूम के आएंगे मेरे से, और आपको सारी बातें पता भी लगेंगी, आपकी बातों में कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी एक बात कहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनको पार्टी से, क्योंकि इससे पार्टी की छवि भी बहुत खराब होती है। और हम इस पार्टी में जिस दिन आए थे, हम ये नहीं आए थे कि भाई हमने इलेक्शन ही लड़ना है इसलिए आए हैं। हम अपना मन, तन, मन, धन, मन से, कर्म से और वचन से, सच्चे मन से इस पार्टी में है, तो उसके भले के बारे में भी सोचना हमारा ही काम है। तो ये काम शीर्ष नेतृत्व का देखने का है कि कौन बंदा गलत है, स्टेज पे आपके साथ खड़ा है, तो कैसी आप कभी भी कोई भी पत्रकार आप जैसा प्रश्न उठा देगा, वो उठाने बात मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों जो ये जवाब नैयर साहब दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सहमत हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाता हूं मैं समझ सकता हूं आपके मन की व्यथा। एक तो पार्टी से संबंधित हैं, पार्षद हैं, पर बात कहीं ना कहीं सत्य है। पार्षद को कहते हैं तनख्वाह तो मिलती नहीं। मिलती है 15,500 रुपये मिलती है। तो कुछ लोग कहते हैं पार्षद को तनख्वाह नहीं मिलती, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, 15,500 रुपये मिलती है, बिल्कुल हर महीने मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों मेरे साथ हैं सुरेंद्र नैयर जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हालांकि सर चेहरा जो है ना आपका बहुत जाना पहचाना है सोनीपत वासियों के लिए, और निगम का खिलाड़ी जो है आपको कहा जाता है कि भाई हर चीज से वाकिफ है निगम की। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूं, निगम पार्षद हैं सोनीपत में, वार्ड नंबर 2 से जो हैं निगम पार्षद हैं हमारे सुरेंद्र नैयर जी। और चर्चा करेंगे इनकी जीवन के बारे में, पॉलिटिकल करियर के बारे में, क्या सोच है, क्या मानसिकता है भविष्य को लेकर के। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं। उम्र सर कितनी हो गई है? पहले तो आप मेरा ये इंटरव्यू लेने आए, आपका बहुत बहुत स्वागत भी और धन्यवाद भी है। और उम्र वैसे तो नहीं पूछनी चाहिए, पर तो महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है। चलो फिर भी बता देते हैं, मेरी 51 साल की उम्र है जी। और मैं अपने जीवन के बारे में कुछ और भी बता देता हूँ। एजुकेशन मेरी BA B.Ed है, और पिछले 2005 से मैं सक्रिय राजनीति के अंदर हूँ। 20 साल से? लगभग 20 साल से। तो लगभग 30 वर्ष की उम्र में जो है राजनीति में आए थे जी। एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर, क्या पिछला बैकग्राउंड, पिताजी दादाजी कोई राजनीति से प्रेरित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, और मेरे दादाजी और मेरे अंकल वगैरह जो भी, वो भी सारे के सारे, दादाजी तो मजदूरी का कार्य था उनका, और चाचा और सारे सरकारी गवर्नमेंट पे थे। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था हमारा कि जिसमें हम पॉलिटिकल कोई हमारा वो हो। आप पहले व्यक्ति हैं अपने परिवार में? मैं अपने परिवार में पहला आदमी हूँ, और बाकी भी जो बाकी का परिवार है वो भी मेरा लगभग सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही है। जी। तो दोस्तों अपने परिवार में राजनीति में पहली बार इन्होंने कदम रखा, क्या कहानी है जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला चुनाव जो था वो भी पार्षद का था? हाँ, पहला चुनाव भी पार्षद का था 2005 में, जिसको मैं कह रहा मेरा आगमन हुआ। तो उस टाइम पे मेरी माता जी महेंद्र कौर नैयर, उन्होंने वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ा था और विजयी रही थी। सबसे पहला चुनाव माता जी के नाम से लड़ा गया था।
तो तब ये महिला वार्ड था, महिला वार्ड था ये, आरक्षित। आरक्षित। तो एससी सूची में था उस समय ये? उस टाइम भी ऐसी सूची में था ये। जी। तब सोनीपत में कितने वार्ड थे? 31, 31 वार्ड थे। जी। और उस समय सोनीपत की जनसंख्या कितनी रही होगी? लगभग 2 लाख। आज सर डबल हो गई है। डबल हो गई। लेकिन आज वार्ड कम है। आज वार्ड कम है, बड़े वार्ड है। बड़े हो गए हैं वार्ड। पहले इसी वार्ड, मेरा जो अभी फिलहाल वार्ड है वो 5 वार्डों को मिला के बना हुआ है, जिसमें 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 7 वार्ड और 5 वार्ड है। तो दोस्तों ये जो साक्षात्कार है, ये जो इंटरव्यू सेशन है, ये बड़ा काम का है, क्योंकि जो यंग जनरेशन अब आ रही है, जेनजी जिन्हें बोलते हैं, तो उनको पता लगेंगी चीजें। नैयर साहब जो बताएंगे कि छोटे वार्ड थे और अब बड़े हो गए, इसलिए कम हो गए। अब जो मुद्दा आ रहा है एक सर, अब आने वाले जो इलेक्शंस हैं 20 के बढ़ के 22 या 24 कहा जा रहा है, तो 22 वार्ड जो है ज्यादातर अंदेशा लगा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, वार्ड घटाना बढ़ाना ये काम है सरकार का। एक्चुअली पहले जो वार्डबंदी होती थी वो होती थी हमारी जनसंख्या के आधार पे, पर 2011 के बाद जनसंख्या हुई नहीं है, तो इलेक्शन तो सरकार को करवाना ही है। और दूसरी बात, अब हमारे पास एक परफेक्ट डाटा है जिसे हम फैमिली आईडी बोलते हैं। अब जो सरकार ने डाटा उठाया है वो फैमिली आईडी के हिसाब से उठाया है, और उसमें सोनीपत की जनसंख्या जो है 4 लाख कुछ हजार, 22-23 हजार आई है, जिसके आधार पे ये कहा गया कि भाई ये 2 वार्ड और बढ़ेंगे। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं वार्ड पार्षद के साथ साथ नगर निगम में मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर भी हूँ और वार्ड बंदी का मेंबर भी हूँ। जी। तो अब इस वक्त क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ वार्ड बड़े हैं और कुछ जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया वाइज कुछ वार्ड हैं वो बहुत बड़े हैं, पर वहां पर जो है निवासी कम है, घर कम है। और कुछ वार्ड जो हैं वो क्षेत्रफल छोटा है लेकिन घर ज्यादा हैं, और भीड़ी भीड़ी गलियां हैं, मकान ज्यादा है, 50-50 गज के, छोटे छोटे। तो इस तरह से सर होता है ये? सर ऐसा है, देखिए पुराना शहर जो है, जो जैसे मैं हूँ, या पुराना सिटी अपने जो भी है, ये सारा ही तंग गलियों में बसा हुआ शहर है, तो इसमें क्षेत्रफल को नहीं देखा जाता है, जनसंख्या को देखा जाता है। इसमें जनसंख्या देखी जाती है। 20 से 22 हजार जनसंख्या जो वार्ड बनेंगे, इसमें हर वार्ड में 20 से 22 हजार जनसंख्या लेनी जरूरी है। इसमें 1,000 ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जी। तो अब जब 2 लाख थी, मैं पीछे लेकर के जाऊंगा आपको, आपके जीवन के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो 31 वार्ड आप बता रहे उस समय थे, तो तब ये आंकड़ा क्या रहता था? 20-22 हजार का नहीं था? तब वार्डों के अंदर जो वोट थे, जैसे अब की बार मेरे वार्ड में लगभग 15,000 वोट थे जब मैंने इलेक्शन लड़ा। और तब मैं इलेक्शन लड़ता था तो शुरुआत में 2005 में इलेक्शन लड़ा तो लगभग मेरे ख्याल में उस टाइम थी 36 या 3700 थी। और वार्ड नंबर 2 जो ये होता था अपना इधर सब्जी मंडी की तरफ, इसकी तो कुल 2200 वोट थी। तो 15,000 वोट और 2200 वोटों के अंदर फर्क तो है ही। पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है जी, बहुत बढ़ गई। अब 5 का इलेक्शन आप जीतते हैं, माता जी के नाम से जो है कंटेस्ट होता है ये। और माता जी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सिर्फ नाम उनका था या उनका रुझान राजनीति में था? देखिए, एक्चुअली तो बात में फिर वहीं आगे खड़े होते पॉलिटिकल कैरियर की, कि भाई हमारा पॉलिटिकल में आगमन कैसे हुआ। एक्चुअली हम जिस एरिया में रहते हैं, ये कि हमारी धाना की बिरादरी है यहाँ पे, और आसपास का इलाका भी बहुत गरीब तबके का है, और हमारा यहाँ पे केबल का काम होता था। अच्छा जी। और उससे पहले मेरा जो काम था, क्योंकि मैंने बीएड कर रखी थी, तो मैं कई साल से ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था जी। मैं 10th क्लास तक ट्यूशन मैथ का पढ़ाता था, और साथ में मैं केबल का भी काम करता था। तो जब लोगों के घर जाना होता था तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी गरीब लोगों की थी जिसको उठाने वाला कोई नहीं होता था। खास तौर पे किसी को फार्म भी भरवाना होता था, उसके लिए भी धक्के खाने होते थे। तो शुरुआत तो यहीं से हुई कि किसी को फार्म भरवाना हो तो मैं पढ़ा लिखा था, लो जी मैं भर दूंगा, रास्ता दिखा देता था, यहाँ चले जाओ जी। जी। कोई बात होती वहां खड़ा हो जाता। तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं आऊंगा। पर जब 2005 का इलेक्शन आया तो हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, मेरे दादाजी यहाँ के जमाई है, और जो उनके भाईचारा है वो भी मेरा ही परिवार है। उन लोगों ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, और चूंकि हम पढ़े लिखे थे इस मामले में और ठीक ठाक सा था मामला, तो उन्होंने प्रेरित किया और मदद की, और उन्होंने हमारे को बनाया। जी। और पूरे मोहल्ले ने भी साथ दिया, क्योंकि वो उस कार्य में
मैं बहुत आगे निकल चुका था, कोई काम आता था फॉर्म भरवा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो लोगों ने देखा कि जब ये करता ही है तो इसे बना दो। पर लेडीज सीट आ गई। मेरी उस टाइम पे शादी हुई थी 2003 में, 5 का इलेक्शन था, 2004 में मेरे घर बच्ची पैदा हुई थी। तो मेरी मिसेज वैसे तो पढ़ी लिखी है, पर उस हालात में नहीं थी कि वो इलेक्शन लड़ पाए। और फिर हमारा जो बड़े का था, मेरी मदर थी, बहुत ही बोल्ड किस्म की लेडीज थी वो। पूरा मोहल्ला उन्हें मानता था। आप मोहल्ले में जाकर नाम भी पूछोगे, वो पढ़ने में तो निरक्षर थी, पर बहुत ही इंटेलिजेंट औरत थी। सारा वार्ड ही उनकी बहुत इज्जत करता था। सामाजिक चीजों में जो है उनकी बहुत बहुत ज्यादा। भूमिका रही। हाँ, हम हमारा कमाया कुछ नहीं है, ये मेरे माता पिता का कमाया हुआ है। जी। तो 2005 के बाद से फिर लगातार इलेक्शन लड़ते रहे या हार का सामना भी हार का सामना करना पड़ा जी। 2010 का इलेक्शन में लड़ा। उस टाइम मेरी मदर को कैंसर हो गया था। इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले कैंसर घोषित हुआ, और तब वो ऑपरेशन हुआ उनका, और इलेक्शन घोषित हो गया। तो वहां पे इलेक्शन में कुछ टाइम मैं बहुत कम दे पाया। वो इलेक्शन में लगभग 110 या 12 वोटों से हार गया था। किसके खिलाफ था वो इलेक्शन? रविंद्र दिलावर और हमारा ही मुकाबला हुआ तीनों बार। तो मेरा बड़ा भाई है, और बड़े सभ्य तरीके से लड़े हम। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, और अच्छे तालमेल के साथ कब एक बार वो जीत गया, 2 बार हम जीत गए। तो आप उस समय जो थे, जहां तक मैं जानता हूं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। हाँ, हम तो पुश्तैनी कांग्रेसी थे उस टाइम पे। जी। और रविंदर जी शायद बीजेपी से शुरू से जी संबंध रखते जी थे। बिल्कुल, वो पुश्तैनी बीजेपी के हैं। जी। अभी आप दोनों बीजेपी में हैं। जी, हम दोनों बीजेपी में। तो उनसे जो है एक बार हार का आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद फिर वापसी कैसे होती है? उसके बाद वापसी ये था, इलेक्शन के तो वेट कर ही रहे थे कि भाई इलेक्शन 2015 में होने थे, पर 15 में ना होने के बजाय वो 20 में हुए। तो 20 में हुए तो नगर निगम बन गया, वार्ड बड़ा हो गया। एक बार तो मेरे मन में आया था मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ूंगा, क्योंकि उस टाइम तक कुछ विचारधारा मेरी थोड़ी सी बीजेपी की तरफ झुक चुकी थी, और मैंने उस टाइम टिकट भी बीजेपी की ही मांगी थी पहले। पर वो कुछ इधर उधर होके वो कांग्रेस की, रविंद्र दिलावर को बीजेपी की टिकट मिल गई, तो मेरे को कांग्रेस की मिल गई, तो मैं इलेक्शन लड़ा। पर उन 10 साल के अंदर मैं कभी खाली नहीं बैठा। उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने एक योजना, बहुत काम की बात बताऊंगा मैं आपको, और आप इसको रिकॉर्ड पे चेक कर लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई कि भाई गरीब का हर घर खाता खुलवाएगा, 0 बैलेंस का। और ये सच्चाई है कि मेरे मोहल्ले में बहुत से लोगों के पास, क्या 90% लोगों के पास खाता ही नहीं था। और जैसे कि मेरी राजनीति, जो सामाजिक कार्य करने की इच्छा है, वो बड़ी जोर शोर से मैं अपने पूरा 100% देता हूँ। तो उस टाइम मैंने घर घर जाके, इसी घर के अंदर जहाँ बैठे हम, यहाँ सारा दिन लोग बैठे रहते थे, और मेरा एक खाता है इंडियन बैंक के अंदर। जी। तो कोई किसी की वो भी नहीं देता था गारंटी उस टाइम पे। तो मैंने अपने एक खाते से 1496 खाते खुलवाए, अपने इसी घर में बैंक को आदमी को बैठा खुलवाए, क्योंकि वो अच्छी योजना थी। मैं कांग्रेस में था, पर बढ़िया योजना थी, उस पर मैंने वर्क किया। ये जो आपने किस्सा बताया ना, ये किस्से मैं चाहता हूं जनता तक पहुंचे। तो लोग कहते हैं मैं नेता बनता कैसे है, तो दोस्तों नेता ऐसे बनता है, पब्लिक का काम कराए। ये जो गारंटी देने वाली चीज है ना, लगती बहुत छोटी है। आज के समय में डिजिटल हो गया जी, ऑनलाइन खाते खुल जाते हैं, पर एक उस दौर में जब हम जाएं तो बहुत बड़ी बात थी खाता खुलवाना, और बैंक लगभग एंटरटेन नहीं करता था 2 सर। या 3 महीने लगातार सुबह बैठना और शाम को उठना। खाने के बाद ये होता था, टाइम निकल गया तो खा लिया, नहीं तो रात को ही खाना है। क्योंकि लोगों को लगा कि हमारे खाते खुल रहे हैं तो हम खुलवा लें, क्योंकि उसमें 0 बैलेंस था, कुछ कटना पटना था नहीं। और बाद में वो खाते लोगों के बहुत काम आए, जैसे पेंशन बनवाने, जब पेंशन ऑनलाइन हुई, बैंक में आए, तो लोगों के बहुत काम आई वो चीजें। जी। खाते भी खुल गए, सेविंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर बैंक खाते की आवश्यकता रहती है। तो उसके बाद में 15 में आप बता रहे हैं इलेक्शन हुए नहीं, निगम बन गया था। निगम बनने के बाद 5 साल इलेक्शन नहीं हुए। अब ये सवाल बड़ा जरूरी है, और मैं लूंगा आपसे इसका जवाब, कि ये जो इलेक्शन नहीं हुए, पहले तो ये पूछूंगा टीस उठी कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, दर्द हुआ थोड़ा सा, फिर आगे चलूंगा, प्रश्न जो है दूसरा फिर लूंगा। देखियो, लगातार मैं 2005 में इलेक्शन, 10 में इलेक्शन हारने के बाद मैं लगातार मेहनत तो कर ही रहा था। सरकार जो वार्ड के मुद्दे थे, सीवर साफ कराने के, या कुछ भी था, लाइट ठीक करानी है, या किसी का खाता खुलवाना है, मैं लगा रहता था इन कामों के अंदर। तो
एक तरह से तैयारी ही होती है ये भी इलेक्शन की, कि इलेक्शन लड़ने की कहीं ना कहीं टिश तो थी। पर सरकार का एक अपना नगर निगम बनाने में कोई क्राइटेरिया होता है, इतना टाइम लगा उनका बनाने में, तो दर्द उठा। कहीं ना कहीं देखो, आदमी जब भी इलेक्शन, जैसे अब ये इलेक्शन है 5 महीने 10 महीने लेट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो पार्षद कभी नहीं चाहता कि भाई इलेक्शन लेट हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। अब सवाल जो है दूसरा वो ये है कि भाई पार्षद 5 साल के लिए थे, तो उनका टेन्योर तो हो गया खत्म, 5 साल इलेक्शन हुए नहीं। और ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये जनता से आया हुआ प्रश्न है कि उन 5 सालों के दौरान, क्योंकि आपके जो संबंध हैं वो अच्छे राजनीतिक घरानों से जो है सोनीपत में पुराने बताए जाते हैं, और करीबी संबंध जो हैं आपके बताए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। तो वो जो 5 साल थे जब इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या जो पार्षद पुराने थे जीते हुए उस समय, उन्होंने में से किसी ने कोई ऐसे थे जो फायदा उठा रहे थे उस चीज का? क्योंकि पार्षद तो अब वो मेरे हिसाब से नहीं रहे, पर चुनाव भी नहीं हुए। क्या कहते हैं इस चीज पर? नहीं, इस तरह का कोई पार्षद के पास पद ही नहीं होता है कि वो कुछ फायदे उठा पाएगा या कुछ कर पाए। पार्षद रहते हुए हम कुछ फायदे नहीं उठा सकते, उस पार्षद ना रहने के बाद तो हम क्या उठाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ पार्षद के पास ऐसा कुछ लिखित कोई सिग्नेचर तो ठेकेदारी नो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कुछ नहीं? नो, देखो सबके बिजनेस है। यदि कोई पार्षद यदि ठेकेदारी कर भी रहा है किसी के नाम से, वो उसका अपना बिजनेस है, उसमें उसको बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि भुगतना पड़ता है उसको। अधिकारियों को पता लग जाएगा मैं फलाना फलाना ठेकेदार है, तो उसके बिलों को जान को रोक देंगे। तो पार्षद को तो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और कोई सिग्नेचर अथॉरिटी हमारी है नहीं कि हमें पे बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ये पार्षद को कहते हैं तनख्वाह तो मिलती नहीं? मिलती है 15,500 मिलती रुपये है? मिलती है। तो कुछ लोग कहते हैं पार्षद को तनख्वाह नहीं मिलती, झूठ बोलते नहीं, हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जी, 15,500 रुपये मिलती है, बिल्कुल हर महीने मिलती है। तो ये ऑन रिकॉर्ड भी मुझे किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। जो तो मिलता है उससे नकारा कैसे जाए। जी, तो और क्या क्या फैसिलिटीज जो है पार्षद को चुनाव जीतने के बाद सरकार की तरफ से दी जाती हैं? कुछ ये क्या पार्षद की भी पेंशन होती है? नहीं, पार्षद की कोई पेंशन नहीं होती। और ये 15,500 भी, ये भी पीछे 1-2 साल से ही हुए हैं। उससे पहले नहीं था? उससे पहले 10,000 रुपये होते थे। और अच्छा, जब मेरी मदर थी पार्षद, मतलब पैसे मिलते थे शुरू से ही? उस टाइम पे 500 रुपये होती थी कुल। अच्छा, पुराने समय में? जी, 2005 में। फिर धीरे धीरे बढ़ते आज फिर 1500 रुपये 15,500। होगी उनकी उसी कंटेनर के अंदर। और इसमें आगे फिर अभी ये पहले 10,500 रुपये देते थे, अब 15,500 रुपये हो गए। जी, अब फिर थोड़ा पीछे लेके चलूंगा आपको, क्योंकि जीवन जानना बड़ा जरूरी होता है कि आदमी कैसे पड़ाव पार करके कहां तक पहुंचता है। तो बचपन कहाँ बीता है आपका? क्या इसी वार्ड की, इन्हीं कोट मोहल्ले की गलियों में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहली क्लास से 8वीं क्लास तक राम मंदिर स्कूल है कोट के ऊपर, उसमें पढ़ा हुआ हूँ। और 9वीं 10वीं मैंने चौधरी ईश्वरदास स्कूल है गीता भवन में, उससे की है। और फिर 11वीं से लेके और बीएड तक मैं सीआरए कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। जाट कॉलेज बोला जाता है? जाट कॉलेज बोला जाता है जी। तो उस समय के दोस्त यार हैं अभी भी? बिल्कुल सारे। तो यहाँ आसपास के भी हैं? बिल्कुल, बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं। तो अब उनमें से कोई संगी साथी ऐसे भी हैं जो भाई मजाकिया माहौल में तंज भी करते हैं, भाई पार्षद हो गया, नेताजी हो गया अब तो? देखिए, पुराने दोस्त तो पुराने ही दोस्त होते हैं। और जब तक दोस्त गाली दे के बात नहीं करेगा तो दोस्त कैसा है। अच्छा। आप तो भी कटाक्ष की बात करो, उससे तो गाली दे के बात करनी चाहिए, अच्छा, तभी दोस्त नजर तो आता है। कुछ ठेकेदार भी हैं क्या दोस्त? नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं। कोई ऐसा नहीं है यहाँ से आसपास से? नो नो नो, मेरे तो ज्यादातर पंजाबी और बनिया जो लोग हैं, क्योंकि राम मंदिर स्कूल में भी सारे पंजाबियों के बच्चे थे, अच्छा, सीआईडी स्कूल में भी पंजाबियों के बच्चे थे। तो ऐसे ठेकेदारी का काम तो इस तरह दूसरी कास्टों के होते हैं, वो मेरे थे ही नहीं। तो मेरे तो ज्यादातर ये कच्चे क्वार्टर, कोट मोहल्ला, सिक्का कॉलोनी, ये आसपास का इलाका जो अपने पंजाबी भाई ये हैं और ये बनिया भाई हैं जो बाजार में रहते हैं, ये यार दोस्त हैं। ये दोस्तों जो जवाब इन्होंने दिया है ना, पंजाबी और बढ़िया, तो अभी हाल फिलहाल में हमारे विधायक हैं पंजाबी जी और हमारे मेयर हैं बढ़िया, जी। तो इसको मैं जोड़ के देख सकता हूँ क्या उस प्रकार से? नहीं, राजीव जैन जी जो है, मेरी सगाई में भी मेरे घर आए हुए हैं। हमने मानतान भी करवा रखी है उनकी। और मैं जब केबल का काम करता था, साथ साथ मैंने रेगुलर स्टडी की और केबल का काम भी किया। और साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था उस टाइम पे। मैं कभी खाली बैठ के मैंने कोई जीवन देखा नहीं। तो उस टाइम भी उनके पास ऑफिस जाता था। बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है वो, और बहुत ही ज्ञान के आदमी है। और रही निखिल मदान जो अपने पंजाबी विधायक हैं, इनके चाचा मोहन है, इनके पिता राजकुमार भाई हैं, इन्होंने मेरे को बहुत लाड दिया। और भी बहुत सारे हैं, रवि परूथी जी हैं मेरे बॉस हैं, बिल्कुल बहुत बड़े आदमी हैं।
मेरा हमेशा इन सब सभी लोगों ने सबके साथ में कनेक्ट रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं, भाईचारे में सबके साथ रहे हम। ये सबके नाम इन्होंने ले दिए, हालांकि मैं यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो इसमें टिप्पणी की जरूरत नहीं है, तो निजी संपर्क है जी, दोस्ती और व्यवहारिक जो है, व्यवहारिक जिंदगी है। तो बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, शादी में आप कह रहे हैं, सगाई में जैन साहब आए, हाँ बिल्कुल आए। और ये जो पार्टी में बदलाव हुआ, आप कह रहे हैं पुश्तैनी कांग्रेसी थे जी, तो भाजपा की टिकट क्यों मांगी आपने, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए विचारधारा की बात होती है। जब ये मैंने इसका बताया आपको, जब ये खाते खुलने लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, एक बार लहर आई कि भाई मोदी जी मोदी जी मोदी जी अच्छा करेंगे, हिंदुत्व की बात आई, कहीं ना कहीं वो हवा मुझे भी छू के गई। पर उस टाइम पे मैं खुद संघर्ष में था, तो बाद में ये खाते खुलवाए, वहां से लगा कि ये स्कीम बहुत बड़ी, आज तक कभी नहीं हुई। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी विचारधारा बदली। फिर बाद में बीजेपी में मैं नहीं गया, क्योंकि बहुत पुराने कांग्रेसी थे हम, और उसी में अपने कांग्रेस में रहे। और अब आके जो सबसे बड़ा बदलाव जिसके कारण मैंने बीजेपी ज्वाइन की, उसका मेन रीजन जो है वो है डीएससी कास्ट को अपना हक देना। ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो मैं, कुछ मेरे साथी पहले भी बीजेपी में गए, उनके साथ भी जा सकता था, पर मैं कांग्रेस से बना हुआ था और मैं दगाबाजी नहीं करना चाहता था किसी भी बात में। तो मैंने लास्ट का टाइम भी इसलिए चुना कि जो कांग्रेस ने मुझे दिया, कम से कम उनके साथ दगा ना करूं। पर जो डीएससी वाला डिसीजन सरकार नायब सैनी ने लिया, वो सबसे बड़ा बदलाव था, जिसको लेने के बाद, क्योंकि उससे एक पार्टी से एक सुरेंद्र नैयर की किस्मत बदलती है। और डीएससी समाज को जो हक दिया है सरकार ने, उससे डीएससी समाज के पूरे बच्चों का भविष्य बदला है। और जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, उसके लिए हम पार्टी बदल दे तो कोई बड़ी बात मैं नहीं मानता हूँ। एक डिबेट का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज दोस्तों किया गया था हमारे द्वारा, सोनीपत की बात विशाल वशिष्ठ के साथ, 11 फरवरी 2024 को जी तो साहब आमंत्रित थे उसमें और पार्टिसिपेट किया था, तब आप कांग्रेस में थे। जी तो भूपेंद्र गहलावत नाम के एक शख्स वहां पर थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये सभी जो हैं एक एक करके भाजपा में आएंगे। जी आप वहां थे, रेणु सैनी जी वार्ड नंबर 6 से वहां थी, सत्यनारायण अंतिल जी राई क्षेत्र से, वो भी वहां थे, आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे। उनकी भविष्यवाणी ऐसी सटीक बैठी, आप तीनों भाजपा में हैं आज की डेट में, और निखिल मदान जी कांग्रेस में थे, वो भी भाजपा में हैं। तो आपको क्या लगता है, ये बाकी किसी की बात नहीं कर रहा, आपके अपने निजी विचार ऐसे क्या हैं कि सब के सब इस तरफ आ गए, कांग्रेस में कोई त्रुटियां थी? दूसरे आदमी के तो क्या बता सकता हूँ कि कौन किस वजह से गया। मैंने अपने, देखिए ये तो सोनीपत की बात है, सुने जी बताइए। मैं अपने बता रहा हूँ कि मैंने आपको कहा कि डीएससी जो समाज को हक दिया गया, एक अलग से डिप्राइड कास्ट बनाई गई हमारी, तो वो इतना बड़ा बदलाव है। आप आज शायद उसका कैलकुलेशन करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा कि एक पार्टी में से तो केवल सुरेंद्र नैयर की किस्मत बदलती है, और वो जो नियम वो बनाया गया, उससे मेरे पूरे समाज की, डीएससी समाज की, नॉट ओनली धानक समाज, पूरे डीएससी समाज की किस्मत बदली है। आने वाले टाइम पे अब नौकरियां निकलेंगी, अभी ये बच्चे लगेंगे, आप असर देखना उस चीज का। अभी सीयूटी का एग्जाम हुआ है, तो बच्चों के भविष्य के लिए जिस सरकार ने इतना बड़ा किया, क्योंकि इस काम के लिए हम संघर्ष करते आए हैं, हमने लठ भी खाए हैं, हमने जल से भी निकाले हैं, और खूब चंदे भी दिए हैं। क्योंकि ये काम जब चौधरी भजन लाल लेके आया था और उसके बाद हटा दी गई, हम लगातार इस चीज के लिए लड़ रहे थे। और इसके लिए कोई एक पार्टी बदलना तो बहुत छोटी सी बात थी। बीजेपी पार्टी और कुछ भी मांगते हम उसको देने के लिए तैयार है। कास्टिज्म से हटके मैं, देखिए जैसे निखिल मदान जी की अगर हम बात करें तो पंजाबी कम्युनिटी से हैं, मैं ये कह रहा हूँ, श्रुति चौधरी जी की बात करें, किरण चौधरी जी की बात किसी ने भी बदली, मैं भावनात्मक तौर पे इस कारण मैं जुड़ा। मैंने राजनीतिक तौर पर आपसे प्रश्न पूछा है क्योंकि 2005 से राजनीति से आप जुड़े हुए हैं जी। तो आपका तो हो गया ये मुद्दा एक कास्टिज्म को लेकर के, आप कास्टिज्म नहीं है ये, देखिए कहीं ना कहीं जातिगत संबंध मुद्दे से था। सर, यदि यही चीज पहले से लागू हो जाती है तो ये आरक्षण वाली चीजें बहुत कम हो जाती है हमारी। यदि बराबर का हक मिलता, आज सुरेंद्र नैयर है, आज सुरेंद्र नैयर के पास, चलो मैं ऐसे मकान पर इतना मैं कमा लेता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, कमाता हूँ ना इतना में, तो
वो कहाँ से मिला मुझे? शिक्षा से, शिक्षा ग्रहण की, मैंने कमाना सीख लिया, भाई चलो 10 रुपये कमा लाता हूँ कहीं, अपने बिजनेस किए मैंने, बहुत सारे बिजनेस किए, मोबाइल की भी शॉप थी, केबल का भी काम किया मैंने, मेरा सीसीटीवी का भी बिजनेस था, मैं दोस्तों के साथ भी पैसे इन्वेस्ट करता था, तो बहुत सारे बिजनेस किस कारण किए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा जो प्रश्न है वो इन सबसे हटके मैं ये कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में, और हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में जो है, बहुत से कांग्रेस के जो नेता थे वो छोड़ करके भाजपा की तरफ क्यों आकर्षित हुए? ऐसा उसका क्या कारण रहा? आकर्षित होने का कारण ये है भाजपा की नीतियां। भाजपा ने लगातार अपने अंदर बदलाव किया। भाजपा को पहले क्या माना जाता था कि केवल हिंदुत्व पार्टी है, और हिंदुत्व जहां नाम आता था वहां सारे डर जाते थे, दलित वगैरह। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बहुत बदलाव किए, आम आदमी को स्ट्रीम में लाए। जैसे हमारे कास्टों को इन्होंने अपना हक दिया तो हमें भी लगा हाँ ये हमारे अपने हैं, इसी प्रकार उनको भी लगा होगा कहीं ना कहीं। बीजेपी ने नीतियां देखो, पिछले 15 साल से बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। 370 को हटाना ला लो, 3 तलाक लगा लो, कितने काम है। कहीं ना कहीं तो आदमी मतलब सोचता ही है ना कि एक आदमी काम कर रहा है और हम पुराने लाठी से उसको लकीर को पीट रहे हैं, हम उस लकीर को पीट रहे थे वहां पे। अच्छा, बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस के अंदर क्या सब सही था, सारी नीतियां? क्या सिर्फ एक जो आपने डीएससी वाला मुद्दा बताया उससे आकर्षित हुए, उसकी हवा इतनी तेज थी? कांग्रेस की नीतियां क्या थी भाई साहब? कांग्रेस के पास तो सरकार ही नहीं थी, उसकी तो नीतियां क्या होंगी? नीतियां तो सरकार की होती है। अब उनका जो है एक आरोप है वोट चोरी का, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये मुद्दा वैसे सरकार का मुद्दा है। देखो जैसे, क्योंकि आप पार्षद हैं, वोट यहां पर भी हुए होंगे, जी बूथ यहां पर भी रहे होंगे, जी, क्या कहते हैं? क्योंकि इम्पैक्ट जो है ना वोट का, ईवीएम का, वो बेसिक से शुरू है और प्रधानमंत्री तक वो जाता है। सुनो सर, ये जो हमारी ये मशीनें लागू की हैं, ये बीजेपी आने के बाद लागू हुई है, पहले से ही लागू थी? बात मशीन्स की नहीं सुनो कर रहा हूं सुनो, मैं सिर्फ पहले जो से वो ही है, आरोप लगा रहे हैं पहले से ही है। उसके ऊपर मैं बात करना चाह और रहा मैं हूं। ये भी कह रहा हूं कि जो ये वोटे मृत हैं आदमी, जो मृत आदमी है, आप यकीन करना इतना टेढ़ा मामला है उस मृत आदमी की वोट कटवाने का कि गरीब आदमी का आदमी गुजर गया, वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाता नहीं, उसे नीड नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। खुद मेरे वार्ड के अंदर के बता रहा हूं मैं, और बाहर के नहीं जाता, गांव के तो हालात और भी खराब पा सकते हैं, क्योंकि उनको जरूरत, तेरे बुजुर्ग गुजर गया, उनको नहीं जरूरत भाई, उनको कोई हिस्से पीछे की कोई रोला नहीं था, पर अपना काम है, तो वो वोट उस डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कटती नहीं है, ठीक है, तो वो वोट वहीं खड़ी रह जाती है। और इलेक्शन के टाइम पे कोई आदमी आके मतलब मार गए, चुटकुला है, एक ताई बैठी थी, बोले ताई क्यों बैठी है? बोले भाई तराता हुआ आए 5 साल और वो आड़ वोट गिरना अगर है और मर रहा है, ईब के नमस्ते मिलने की मारी बैठी। तो ये चुनाव आयोग का ये काम था, कांग्रेस के समय ये पर भी बीजेपी थी की हेराफेरी नहीं है। नहीं, ये चुनाव आयोग को उस पे काम करना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसकी वो करा के, और मुद्दा ही खत्म है, मुद्दा ही नहीं है ये। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है। अब फिर से आपके ऊपर आ जाते हैं क्योंकि आपने कह दिया ये मुद्दा ही नहीं है। और जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस के समय में जब उनका शासन था तब भी ये चीजें तो फिर रहती होंगी जो आप कह सारी रहे थी हैं, जी, बिल्कुल थी, तब भी ये काम रहते होंगे। सारी थी जी, क्यों नहीं थी? बूथवाइज बदमाशी कौन नहीं करता? पता नहीं कौन कर जाए, पता लगता है कौन कर जाए। जी, एक महिला है, वो गिर के 5 वोट गिरगी, किसी की भी गिरगी, वो आप उसको और खुलवाना जाओ, भाषा जूत नहीं बच जाएगा बूथ पे। जी, तो ये देखो कुछ कुछ चीजें तो ये हैं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर नैयर साहब कह रहे हैं। बहरहाल इसको लंबा ना खींचते हुए फिर से आपके ऊपर आता हूं। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आज की तारीख में 3 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वार्ड में समय देना, निगम में समय देना और फैमिली को समय देना पार्षद के लिए ज्यादा मुश्किल लगता है, या जो जितनी ऊपर कुर्सी जाती है वो ज्यादा मुश्किल होता है? देखिए मुझे लगता है कि पार्षद का जो रोल है वो सबसे कठिन है, इससे ऊपर जाके थोड़ा सा सुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अच्छा। देखो पार्षद है ना बेसिकली बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ आदमी है। वो जरा सी बात के ऊपर है ना, आम आदमी क्या करता है कि मान लो कहीं पे कोई काम चल रहा है, तो उसने कहा जी ये काम गलत हो रहा है, आपको ठीक करा दो, मैंने फोन कर दिया कि भाई इसको ऐसे कर दे, ठीक है जी कर देता हूँ मैं, फिर भी वो ये कहेंगे जी एक बार आ जाओ, तो जाना पड़ता है। तो यहां से ऊपर के जो पोस्टें हैं वहां फोन पे
अधिकारी को आदेश देने होते हैं। यहाँ भी अधिकारी तो आते हैं, सारी सपोर्ट भी मिलती है, इस तरह की ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हम जीरो हैं। सारे कमिश्नर साहब तक भी हमारी ओबलाइज करते हैं, हर चीज को सुना जाता है। पार्षद को डीसी साहब भी सुनते हैं, एमएलए साहब भी, मेयर साहब भी सुनते सब है। पर पार्षद को बुला के दिखाना ये रिवाज है और जाना भी चाहिए, क्योंकि यदि आम आदमी मैं वहां नहीं खड़ा हूं तो वो ठेकेदार का जो आदमी काम कर रहा है वो आदमियों के साथ कोऑपरेट नहीं करता है। तो यहाँ कठिन है, पार्षद की जिंदगी कठिन है। पर उसमें यदि पार्षद के पास उसका परिवार नहीं है, जैसे मेरे साथ मेरा बड़ा भाई, मेरी एक और बड़ा भाई, दो बड़े भाई हैं मेरे, वो सारा दिन इसी यहीं बिताते हैं, सबको जो पता है यहीं बैठे मिलेंगे। मेरी मिसेज है मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती है, दिन में 50 चाय बनानी पड़े 50 चाय भी पिलाती है बना के, चूनी। पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। तो पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है, अकेला पार्षद कुछ नहीं कर सकता जी, पूरी फैमिली मिलके काम करती है। अभी एक सवाल ये लूंगा, निगम के अंदर मेयर मान लीजिए भाजपा का है या मेयर कांग्रेस का है, और 20 वार्ड हैं, मान लीजिए 10-10 कांग्रेस और भाजपा के हो जाते हैं पार्षद, और 1-2 कह सकते हैं आप निर्दलीय भी हो जाता है 20 में से। तो जो मेयर है उसका रुझान कैसा रहता है? क्या अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा रुझान उसका रहता है या सेम रखना पड़ता है दोनों तरफ पार्षद को? देखिए, मैंने 2 मेयर देखे अपने इस कार्यकाल के अंदर, एक श्रीमान निखिल मदान जी जो विधायक हैं और एक श्रीमान राजीव जैन जी जो फिलहाल हैं। पर आपके साथ दोनों, मतलब जब वो मेयर थे तब कांग्रेस में थे, आप भी कांग्रेस में थे, अभी आप भाजपा में हैं और मेयर भी भाजपा के हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, मेयर के लिए पार्षद पार्षद होता है, पार्टी का नहीं होता है। अच्छा जी। अधिकारी के लिए भी पार्षद पार्षद होता है, पार्टी का नहीं होता है। और दोनों ही पार्षद मेयरों ने, निखिल मदान जी ने भी राजीव जैन ने भी, कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं किया। जिस भी वार्ड पार्षद ने, जो पार्षद मेहनती है, अब अपने वार्ड का वो बनवाता है, एस्टिमेट बनवाता है, उसको थोड़ा घूम फिर के पास कराता है, किसी का काम नहीं रुकता। एक और अहम सवाल मैं अक्सर पूछता हूं, कोई पार्षद मुझे मिलता है तो, भाई आप कांग्रेस से हैं या भाजपा से हैं, तो ऐसे ही एंटी पार्टी होते हैं। आप भाजपा से हैं तो सामने वाला कांग्रेस का हो सकता है। तो मुद्दों को लेकर के या पार्टी को लेकर के अब जैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने तो ये होता है भाई पुतला फूंक दिया, नारेबाजी हो गई और सीएम तक की नारेबाजी हो जाती है। लेकिन जब आप ऑफ कैमरा पब्लिक से हट करके आप मिलते हैं, सार्वजनिक नहीं है, तब ये माहौल कैसा रहता है? क्या इकट्ठे चाय बिस्किट हो जाते हैं, समोसे हो जाते हैं? बिल्कुल, हमारा नगर निगम में एक ही कमरा है पार्षदों का, जिसमें सभी पार्षद 20 पार्षदों को लिए एक ही रूम बना दे रखा है और एक ही वो दे रखा है। हाँ, ये ठीक है, वहां बैठ के हम चर्चाएं खूब करते हैं, एक दूसरे के साथ उन मुद्दों पे खूब वो करते हैं कि भाई तुम्हारी पार्टी ने ये कर दिया, हमारे ने ये कर दिया, चर्चाएं चलती हैं, पर एक सभ्य तौर पे, क्योंकि हमें डेली बैठना होता है वहां। अब जब पार्टी बदल जाती है तो फिर जो आपके पुराने साथी थे, देखिए जब आप एक पार्टी में पुराने हैं तो आपका जो साथी है वो भी पुराना है, तब आपकी विचारधारा भी एक है, फिर आप पार्टी बदल लेते हैं, अब वो वहीं पर हैं, आप यहाँ पर हैं दोनों पार्षद ही, पब्लिक का सपोर्ट दोनों को मिला, तो तब बातचीत कैसी रहती है आपकी? लगभग सेम ही है। तो वो तंज नहीं कसते हैं एक दूसरे पर? लगभग सेम ही है, बात वही है। मुद्दा जैसे आजकल चले हुए हैं उन्हीं मुद्दों पर चर्चा ही होती है। जिसको जितना ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान बांटता है, और जो ज्यादा बांटता है वो चिल्लाने लग जाता है, जिसको कम आता है चुप हो जाता है। ये मुद्दा और क्या उसमें? तो निजी द्वेष कभी नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो राजनीति दोस्तों इसी का नाम है। और मैं अगर ऐसा कहूं कि भाई पब्लिक ज्यादा लड़ पड़ती है बजाय नेताओं के, तो आप सहमत हैं इससे? देखिए, ऐसा है, जैसे 20 पार्षदों की बात बता रहा हूँ, अपने अपने वार्ड के काम करवाने के लिए बैठे हैं, वहां गए, अब कुछ लेटर लिखने हैं, कुछ वार्ड के आदमी मिलने हैं, हम अलग अलग कमरे, इतनी जगह हमारे पास है ही नहीं, और हम उसे युद्ध क्षेत्र बना दें, वो उसी रूम के अंदर वो पार्षद अपना काम करने लग रहे हैं, मैं अपने अपने वार्ड वासी के साथ अपना करने लग रहा हूँ, और हमें ऐसा समय ही कम मिलता है कि ज्यादा इस बात में चर्चाएं करें, क्योंकि काम निपटा, फिर मैं अपने जैसे कहीं पे गली बन रही है वहां चला गया, वो चला गया। और कभी ऐसा नहीं हुआ इस 5 साल में कि 20 पार्षद इकट्ठे हो गए वहां पे, 2-4 5 आगे, मैं उठ के चले गया, कोई और आ गया, तो और इस तरह की कोई बात भी नहीं होती कि लट्ठा खड़े हो जा, तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस में, तेरा मारूंगा, मैं तेरा मारूंगा, ऐसा नहीं। ये विचारों की लड़ाई है। नहीं, मैं जो चीज कह रहा था आप शायद उससे सहमत हो, पब्लिक में लठ उठाए जाते हैं, नेता लोग पब्लिक में भी कहाँ लट हो जाते हैं, ये विचारिक लड़ाइयां हैं बस। कई बार द्वेष हो जाते हैं दो पड़ोसियों में भी? नहीं, ऐसा नहीं, परिपक्व लोग हैं, ये पार्षद बनना जो आदमी बना है
वो इतने हजार लोगों से, मैं मतलब मान लो 20,000, 25,000, 30,000 जनसंख्या के लोगों ने चुना है, तो किसी बेवकूफ आदमी को नहीं, वो मानसिक तौर पे भी सशक्त है इस मामले में, और वो इस तरह की के छोटी उस मानसिकता का नहीं होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है एक तरफ आप खड़े हैं, एक तरफ दूसरी पार्टी से व्यक्ति हैं, तो आप जीत गए, अब जो उनके समर्थक थे वो तो अब उनके साथ खड़े हैं, तो फिर नैयर साहब के मन में कभी ऐसा आता है कि ये इसने वोट मेरे को दिया नहीं है, इसने नहीं जितवाया मुझे? ऐसा नहीं है, देखो रविंद्र दिलावर के साथ मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, और इस इलेक्शन में भी काउंटिंग के टाइम हम दोनों एक साथ कुर्सी पे बैठे थे, और दोनों हंस रहे थे हम आपस में, और हंस के मैं कह रहा था, मैं कहा भाई 15 दिन तक ने मेरे को बहुत कहा है, मैं कहा, और वो कह रहा था ने मेरे लिए कमी छोड़ दी भाई। हम हंस के बात कर रहे थे। फिर हर बार यही होता है, 3 इलेक्शन लड़े हैं, 15 दिन इलेक्शन में कहा भाई इसने काम नहीं करा, यूं नहीं करा, यूं नहीं करा, पर कभी ऐसे शब्द मैंने उसके बारे में नहीं कहे, ना उसने मेरे बारे में कही। और उसी दिन इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले बधाई देने वाले रविंद्र दिलावर ही थे मुझे। ये पढ़े लिखे इंसान की पहचान होती है, और हम ये मानता हूं मैं कि मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि इलेक्शन अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह है, सभ्यता अपनी जगह है। आप दोष प्रतिरोध भी करो तो सोच समझ के करो, निजी मत हो। आपको मेरे कार्य के बारे में बात करनी है, मेरे परिवार के में बात करोगे तो फिर लड़ाई हो जाती है। जी, आप मेरे कार्य के बारे में बात करो, मैंने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया, और उसको लड़ने के बाद यदि मेरे को चुन लिया गया तो मेरा तो ये फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने मेरे को, मान लो मेरे को 55% वोट मिल गई, अगले को 45% वोट मिल गई, 45 ने तो मेरे को वोट नहीं दी, पर उसी दिन मैंने ये धार लिया था अपने, मैं अपनी बताता हूँ कि ये 100 के 100 लोगों ने आपको वोट दी है, और 5 साल का कार्यकाल किसी भी वार्ड में मेरी गली में जाके पूछ लेना, मैं कभी भी बीजेपी कांग्रेस नहीं किया। गली डाली पूरी पाड़ दे भाई, पूरी बना दे। और कोई ऐसे पार्षद होते हैं, नाम मत लीजिएगा, जो ऐसा आपको लगता है कि हाँ भेदभाव कर देते हो? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल सब पूरा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली पूरा काम करते हैं, और ऐसा मानते नहीं है। अभी अभी ये लाल डोरे की है जो रजिस्ट्रिया है, मैं आपको डायरी दिखा रहा था, 542 रजिस्ट्रिया मैंने करवाई, डलवाए हैं, तो इसमें से लगभग 200 आदमी तो ऐसे होंगे जरूर जो मेरे खिलाफ वोट डाल रहे थे, और मैंने फोन करके घर से बुला कर रखा। कारण जी, मैं करूंगा तभी तो मेरा पता लगेगा ना कि मैं कैसा हूं। यदि मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं, काम ही नहीं करूंगा, तो वो आदमी कैसे पता लगेगा कि नैयर के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटीज हैं, कैसे पता लगेगा? लाल डोरे का जो आपने जिक्र किया, शॉर्ट में मैं इसको रखूंगा, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जी, जिसमें जो है इनको रजिस्ट्री, मतलब कि पक्का हो जाएगा इनका जी, जमीन के ऊपर नाम। जी जी। ये कब से आई है? ये 4 महीने पहले स्कीम आई थी मुख्यमंत्री। देखो मैं पहले कह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी सरकार ने की जिससे हम प्रभावित हुए हैं। अब आजादी से लेके आज तक जिस घर के अंदर मैं बैठा हूँ, दानक बस्ती पूरी, खटीक बस्ती पूरी, वाल्मीकि बस्ती पूरी, कोट मोल आधे से ज्यादा, कला मोल आधे से ज्यादा, जमालपुर आधे से ज्यादा, इन लोगों के पास रजिस्ट्री ही नहीं है। मतलब हम किसी प्रकार के सरकारी बेनिफिट नहीं ले सकते। अब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया, और उसके ऊपर भी ये निर्णय लिया कि कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक 50 रुपये एफिडेविट जाके कोर्टों से बनवाने हैं, और आपके घर में जो कागज पड़े हैं, हाउस टैक्स, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड, बिजली का बिल, ये दे दो, रजिस्ट्री आपके नाम आपके है। पास हरियाणा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं कि इतने साल के बाद हम जैसे लोगों, खुद मैं वार्ड पार्षद 2 के घर की मलकियत मेरी नहीं थी, वो भी बनी नहीं है, मेरी भी बन जाएगी, मैंने भी कागज जमा कराए हैं, पर उससे पहले मैंने लोगों के कराए, बहुत मेहनत की, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, घर घर गए, पूरा वार्ड जानता है इस बात को, हमने उसमें कितनी मेहनत की है चारों। और ऑन रिकॉर्ड बात है, पूरे सोनीपत में वार्ड नंबर 2 के नंबर 1 पे हम, जिन्होंने 542 फार्मों को अप्रूव्ड कराया है। सभी के जो है मकान अब जो है अपने नाम पर हो जाएंगे, अपने नाम से हो जाएगा, लाल डोरे से हट लाल डोरे। जाएंगे। जी, अच्छा, अब नैयर साहब थोड़ा और पर्सनल आते हैं पॉलिटिक्स में ही। क्या देखते हैं कौन कंपटीशन में जो है टक्कर दे सकता है आपके वार्ड में ही? आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है कि हाँ ये भी पब्लिक के अंदर जो है काम करता है, बना रहता है? देखिए, एक सीट तो वेकेंट हो ही गई है, जैसे मैं बीजेपी में आ गया हूं तो कांग्रेस की सीट तो खाली होगी, कोई ना कोई तो इलेक्शन लड़ेगा ही। और मैं तो आशा करता हूं कि जैसे हम पहले भी इलेक्शन लड़ते आए हैं, इस तरह का ही कोई सभ्य कैंडिडेट हमारे सामने आए, और खास तौर पे उसमें नशे बेचने वालों के प्रति भावना ना हो,
समाज में गलत चीजें हो रही है उनके साथ खड़े होने वाला ना हो और चरित्र का ठीक हो। दोस्तों प्रश्न जो मैंने किया था थोड़ा घुमा करके किया था और नैयर साहब समझ गए, क्योंकि कांग्रेस से जो है भाजपा में आए हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है अब आएगा। अभी एक जो बात यह है कि भाजपा के ही कई लोग हैं यहां से, आपके वार्ड से ही, जो टिकट की दावेदारी रखते हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कह सकते हैं उस चीज का नहीं हुआ, या सार्वजनिक पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, पर बातें जो हैं चलती हैं नुक्कड़ पर। जब चाय की चुस्की लोग लेते हैं या कुछ लोग ताश खेलते हैं तो चर्चाएं होती हैं। उस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारा प्रथम तो जो वार्ड पार्षद की बैलेंस शीट होती है या पेपर लेने वाला होता है, मेयर होता है जी। दूसरा विधायक होता है उससे जी। बड़ा। उसके बाद अब हमारे शहर में हमारे बडोली जी बैठे हैं, अध्यक्ष पूरे शहर के, जी। और उनको डिसाइड करना है किसी ने कैसा काम किया है। जिस आदमी ने जैसा काम करा उसे टिकट मिलेगी। मैंने अच्छा काम किया होगा तो मुझे जरूर टिकट मिलेगी, मैं तो आशा करता हूँ मुझे मिलेगी। जी। बाकी अपनी अपनी मेहनत सब करते हैं, बात वहीं आती है। फिर भी मैं कहता हूँ जो भी टिकट मांगे टिकट के लिए आए, कम से कम वार्ड के लोगों के लिए काम करे, पहले उनके कामों में रोड़ा ना अटकाए। जी। एक जो अभी कुछ देर पहले ही चर्चा जब आप कर रहे हैं मेरे साथ, एक आपने नशे का जो है किस्सा छेड़ा। यही किस्सा 11 फरवरी 2024 को भी छेड़ा गया था आप ही के द्वारा, कि बस स्टैंड के पास जो है ना नशे का कारोबार होता है, खुलेआम होता है। तो दो प्रश्न यहां पर मैं लूंगा। पहला प्रश्न ये कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत ऊंचे स्तर के तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं भाजपा से संबंधित हैं, क्या उनका संबंध इसमें है? देखिए, जो कार्यकर्ता है या इससे संबंध भी है उनका, और वो इस बारे में प्रयास भी, मैं एक ही बात कहता हूँ कि मुझे सार्वजनिक जीवन में जाना है तो मुझे बहुत लोगों के लिए काम करना है, तो सबसे पहले मुझे अपने दोष खत्म करने चाहिए। यदि मैं किसी दोष में हूं, यदि मैं किसी ऐसे कार्य में लिप्त हूं, तो मुझे वो बंद कर देने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे इस फील्ड में आपको एक इतने से बच्चे से लेके और बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब साथ डील करना है। और इसकी आड़ में, राजनीति की आड़ में जो धंधा करना चाहते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चल पाते। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पहला प्रश्न फिर से मैं वही दोहराऊंगा, क्या आपकी नजर में ऐसी चीजें आई हैं? मैं हालांकि कोई नाम दोस्तों यहाँ सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, ये जनता के बीच में से आई हुई बात है, आप तक भी जरूर पहुंच, क्योंकि आप मुद्दा पहले उठा चुके हैं। सुनिए, आप पार्षद हैं और आप पत्रकार हैं, आप वार्ड में पहले घूम के आएंगे मेरे से, और आपको सारी बातें पता भी लगेंगी। आपकी बातों में कुछ सच्चाइयां भी हैं। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी एक बात कहूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनको पार्टी से, क्योंकि इससे पार्टी की छवि भी बहुत खराब होती है। और हम इस पार्टी में जिस दिन आए थे, हम ये नहीं आए थे कि भाई हमने इलेक्शन ही लड़ना है इसलिए आए हैं। हम अपना मन, तन, मन, धन, मन से, कर्म से और वचन से, सच्चे मन से इस पार्टी में है, तो इसके भले के बारे में भी सोचना हमारा ही काम है। तो ये काम शीर्ष नेतृत्व का देखने का है कि कौन बंदा गलत है, स्टेज पे आपके साथ खड़ा है, तो कैसी आप कभी भी कोई भी पत्रकार आप जैसा प्रश्न उठा देगा, वो उठानी बात मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों जो ये जवाब नैयर साहब दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सहमत हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाता हूं मैं समझ सकता हूं आपके मन की व्यथा। एक तो पार्टी से संबंधित हैं, पार्षद हैं, पर बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो प्रश्न नंबर 2 ये है, ये जो चीजें हो रही हैं 2024 में भी थी और अभी भी हो रही हैं, गलत हैं, तो इनके ऊपर एक्टिविटी हुई क्या कभी आपने देखी? देखो, मैंने कई बार इसको, जो ये नाले वाला क्षेत्र है, इसमें बहुत बुरा हाल है, गांजा वगैरह बेचने वाला को हब है ये। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने काम नहीं किया, ऐसा भी मत सोचना कि मैं पक्ष के पार्टी में आ गया इसलिए मैं फेवर में बोल रहा हूँ। काम किया है पुलिस ने बहुत ज्यादा, पर वो इतने शातिर हैं इस मामले में कि इतने छोटे छोटे 5-5, 7-7, 8-8, 10 साल के बच्चों से बिकवाते हैं, इतना कम माल रखते हैं, उनका पता ही नहीं लग पाता। और वो इतना वाइड ओपन एरिया है। मैं ये कहता हूं कि सरकार को मैं यहाँ पे पुलिस को सुझाव देना चाहूंगा कि इस तरह ये पकड़ में नहीं आएंगे। ये सारे के सारे किराए पे बैठे हैं, तो इनको, जिन्होंने किराए पे ये कमरे दे रखे हैं, इनको पहले तो उन पे मुकदमा दर्ज करो, उनको खाली करो।
जब ये उन किराए के कमरों में रहेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कहाँ से यहाँ? बाकी यहाँ की जनता उठेगी। अब वो इतने ज्यादा मतलब वो हो चुके हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग कि रात को 8 बजे के बाद आदर्श नगर की पुलिया से क्रॉस जाने में डर लगता है। और ये बहुत भयंकर बात है। बहुत सारे आदमी इस नशों को कर करके युवा बिगड़ रहे हैं और मर भी चुके हैं। और अब हमारा काम पार्षद का ये है कि हम इतला कर सकते हैं। हमने पुलिस को दिया, एक बार तो मैं खूब जाकर मैं गुस्सा भी हुआ वहां पे, पुलिस भी बुलाई, वो कुका वो कर डाला था, उठवाया भी मैंने। पर मेरे एक मैं आई एम नॉट ए पुलिस। कानून का काम कानून करे। देखो ये राजनीति में एक हद होती है। मेरा काम पुलिस को बताना है कि यहाँ मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूँ, हाउस की मीटिंग्स में मुद्दा उठा चुका हूँ मैं। तो ये जी अब पुलिस को इस बारे में कार्य करना, जबकि पहले पीछे हमारी हमारी कमिश्नर महोदय यहाँ आई थी ऊपर कोर्ट पे, आपने सुना होगा, पैदल मार्च किया था उन्होंने, सारे वार्ड में बात की। उस दिन भी मैंने उनसे चर्चा की। सिविल लाइन के SHO भी थे, कहती हाँ नजर साहब मेरे बिल्कुल नॉलेज में है और इसके प्रति हम काम करें। मैं कहा जी काम तो किया है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले जितना बुरा हाल था, पर एक बुरा हाल ये जरूर है कि आप अब भी निकलोगे 100 लड़के बैठे होंगे वहां से, बहू बेटे निकल नहीं सकती। तो दोस्तों एक पार्षद बता रहा है, तो अगर अब भी सरकार कार्यवाही नहीं करती, प्रशासन कार्यवाही नहीं करता, तो कैसे समाधान होगा? ये बहुत सीरियस कंसर्न है, बिल्कुल सीरियस गंभीर मुद्दा ये है, इसीलिए इसे उठाया गया है, चर्चा का भाग बनाया गया है। अभी आपकी फैमिली पर आ जाता हूं मैं, आपके परिवार पर। 3 बच्चे हैं आपके जी। तो क्या सोचते हैं? क्या किसी को राजनीति में लाने का सोचते हैं आगे, या एडमिनिस्ट्रेशन में, या नौकरी, क्या सोचते हैं, या आजादी दी हुई है उनको? नहीं, 3 इडियट्स फिल्म ने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला था जी। जो बच्चा जैसा करना चाहेगा वैसा करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक बेटी है मेरी, अभी ग्रेजुएट है, वो BSc की है उसने दिल्ली से, डंडा हाउस कॉलेज से। बेटा है बड़ा, उसको लॉ की तैयारी करनी थी, वो क्लैट की तैयारी कर रहा है। एक छोटा बेटा 7th क्लास में पढ़ता है, वो कहता है पापा मुझे क्रिकेट भी खेलने, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा रखी है। और इनमें से किसी को राजनीति में आना होगा तो वो यहाँ बैठ के टाइम देगा, सीखेगा, आ जाएगा। नहीं देना होगा तो अपना काम करो भैया, बिजनेस करो या जो कर रहे हो अपने आगे जाओ। जी। तो दोस्तों आज की चर्चा में जो है ना, हमने इनके वार्ड के कार्यों का जिक्र नहीं किया अब तक। तो अंतिम छोर की ओर जो है इस वार्तालाप को मैं लेकर के चलूंगा और आपके वार्ड के कार्यों का आप जिक्र करते हैं। कुछ कार्य ऐसे जो आज तक नहीं हुए हैं, जो हो गए हैं सर वो नहीं बताने हैं, जो पेंडिंग है वो बताइए कि ये पेंडिंग है, ये अभी तक मैं नहीं करवा पाया हूँ। देखिए कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी तक मैं काम करवा नहीं पाया उसका, और उसका कारण ये नहीं था कि मैं करवा नहीं पाया। एक्चुअली जिस टाइम मैं पार्षद बना तो वहां पे जो फिजिबिलिटी वो थी, जैसे कहीं सीवर नहीं बदला गया तो उस टाइम पे वो सीवर बिल्कुल ठीक चल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी प्रकार की। तो मैंने JE वगैरह को बुला के पूरा वार्ड सर्वे कराया मैंने अपना। तो वो उस टाइम वैसे नॉर्मली कोई बड़ी समस्या है नहीं, एक बस एक जमालपुरे वाला सीवर की लाइन में चेंज कराना चाहता हूँ, और वो भी मैं इसलिए रुका हुआ हूँ, वो भी मैं चेंज करा चुका होता। पर उसके पीछे बड़ा प्रश्न ये है कि मैंने क्यों नहीं करवाया वो, क्योंकि दयाल चौक से लेके और गीता बस अड्डे हो जाती हुई लाइन ये पूरी चौक पड़ी है। मेरे नए डालने से कुछ फायदा नहीं होना कि जब तक वो लाइन का सुधार नहीं होता है। और वो इतनी बड़ी लाइन है, उसका प्रोजेक्ट वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनेगा। तो यदि आज मैं उस लाइन को डाल देता पीछे तो अब तक तो वो भी चौक हो चुकी होती, क्योंकि वो आगे से ये बिल्कुल जो रुक गई है। जिक्र आप कर रहे हैं एरिया का, सारंग रोड, दोस्तों आप सभी वाकिफ हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आज भी 5-5 फुट पानी खड़ा रहता है जी वहां पे जी। और जब वहां से शनि मंदिर की तरफ चलेंगे तो सर वहां भी नहर से कम हालात नहीं होते। पुरानी सीवर लाइन है, कोई बात नहीं, चेंज हो सकती है, पर क्या चेंज होने के बाद भी बदलाव नहीं हुए? क्या कारण आप समझते हैं? ये पार्षद से हट करके सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या समस्याएं रह जाती हैं? जैसे कि मैं शहर का पुराना पार्षदों में से हूं मैं जी। और शहर को अच्छी तरह जानता हूं। ये जनसंख्या का लोड जो है ना, इसका रीजन है। और सच्चाई बात यह है कि इन छोटे छोटे कामों से सोनीपत को इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसका एक मास्टर प्लान होना चाहिए। पुरानी लाइनों का पूरा उखाड़ के पूरे शहर के अंदर नई लाइनें जब तक नहीं डलेंगी ये समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। कारण कि हमारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है। हम जो वाटर सप्लाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं,
वो जितना भी पानी हम देते हैं वो जाता तो आता तो नाले के अंदर ही है घूम फिर के, चाहिए हमने पिया है, चाहिए हमने कपड़े धोए हैं, चाहिए नहाए हैं, आना कहाँ है वो। और जो हम गंद फैला रहे हैं, अब ये बात आती है कि सरकार सीवर नहीं चला पा रही, लोगों को भी इस बात में सहयोग करना चाहिए, सभ्य होना चाहिए कि सीवर केवल टॉयलेट्स वगैरह ये मल मूत्र बहाने की चीज है, ना कि अपने घर का कूड़ा भी उसके अंदर बहाने का। उसका मेन रीजन जो है, मैंने सारंग रोड वाला सीवर खुद खड़ा होकर साफ कराया है, आप यकीन मानना 500 बोतलें निकली उसमें से, सीवर में से 500 500 बोतलें। बोतलें निकली हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कल खुलवा लो, कल फिर पा जाएंगी। सीवर के अंदर से बोतलें। तो उसका कारण क्या है कि मैं खुला पड़ा है कहीं पे, मान लो कोई ढक्कन खुला पड़ा है, तो मैं आया, मैंने बोतल पी उसकी, मिरंडा के उसके अंदर डाल। ये काम भी तो नागरिक का है कि भाई इसे ना करो, ये पाइप है इसके अंदर से नहीं जाएगी, वही रुकावटें बनती है। रही पानी के जमाव की बात बरसात के टाइम पे, अभी रिसेंटली जो कार्य किए गए हैं, जैसे डिसिल्टिंग के कार्य करवाए गए हैं, कई वर्षों से नहीं हुई थी, 5 साल में बहुत काम हुआ है। आप यकीन करना 5 साल के अंदर बहुत ही काम हुआ है। ये जो डी सिल्ट का आपने जिक्र किया है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि मेंटेनेंस और सर्विस करना, जैसे हम मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल बदलते हैं। नहीं नहीं, डिसिल्टिंग का तो मेंटेनेंस ये का कार्य जो नहीं होता। सर जम जाती है अंदर मिट्टी, उसको हटाना ही डी सिल्टिंग है। डिसिल्टिंग, हाँ। तो एक तरह से मेंटेनेंस अगर समय समय पर ये होती रहे प्रेशर के थ्रू, या कोई ऐसी ऑटोमेटेड सर्विस हो कि ऑटोमेटिकली बंदा आया है और 6 महीने में, साल में एक बार वैसे ही साफ कर दे, तो 5 साल बाद जरूरत शायद ना 5 पड़े। साल के अंदर देखो, पूरे शहर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, 5 साल पहले जब इलेक्शन नहीं हुए थे, किसी का भी सीवर रुकता था तो एक स्कैम था कि 1000-1200 से बगैर वो सीवर खुलता ही नहीं था। और वो सीवर वाले जो प्राइवेट आते थे उसमें फट्टी छोड़ के चले जाते ताकि ये 15 दिन में फिर बंद हो जाए। ये स्कैम था, पूरे शहर में था, पूरे शहरवासी थोड़ा सा 5 साल में पीछे देखेंगे, यकीन हो जाएगा था। नगर निगम बनने के बाद, पार्षद मेयर आने के बाद इतना बड़ा बदलाव है कि सीवर कभी ऐसा नहीं है कि वो चलता रहे, वो कभी भी रुक सकता है। किसी ने कुछ भी बदमाशी कर दी, रुक गया। आज सुबह कंप्लेंट आई है, 10-12 बजे तक वो कंप्लेंट सोल्व हो जाती है। कुछ चीजें हैं, जैसे मेरा एसडी स्कूल के पास एक लाइन है, वो बंद पड़ी है। अब वो मैं अपने कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को बता चुका हूँ, उन्होंने खुद भी दौरा कर लिया उसका। उसकी कोई ना कोई प्लानिंग बनेगी, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी लाइन है, उसके अंदर आदमी उतारा, चेक कराया, वहां से ठीक है, पर कहीं उसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी समस्या है कहीं, तो वो टेक्निकलिटी में आएंगी, वही कर पाएंगे उसे, पर फिर भी उसे चलाया है। पर सच्चाई ये है कि आज के दिन उस चीज से बिल्कुल पीछा छूट गया, किसी को चौबन्नी नहीं देनी पड़ती, सीवर प्रॉपर साफ हो रहे, ठेकेदार अपॉइंटेड हैं, जेटिंग मशीन्स हैं, 5-5, 10-10 वार्ड करके ठेका दे रखा है, बढ़िया कार्य चल रहा है। नहीं तो सीवर के मामले में नरक था सोनीपत। कोई ऐसी मशीन भी है सोनीपत नगर निगम की जो कि बड़ी महंगी है और वो खड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। अफवाह क्या है? सुनो, अफवाह का मतलब क्या है कि एक मशीन हमारे पास पहले से ही डंप खड़ी है, पहले ही डंप खड़ी है वो, अब उसे ठीक कराने के लिए मेयर साहब चले गए, मेयर साहब ने प्रपोजल बना दी, ठीक करा दो। अब इतने की मशीन, इतने का ठीक करने का वो कर रहा है। मैं चाहूंगा ये मसला बताएं, क्योंकि शहर में चर्चा का विषय है ये मसला, और इसे ना अलग अलग रूप दे करके बताया जा रहा है। पॉलिटिकली कोई कुछ कहता रहा है, नगर निगम में कुछ भी डंप नहीं खड़ा है, जो है सब यूज में है। और दूसरी बात, नगर निगम में सीवर ठेके पे है जी, सफाई ठेके पे है, उठाने वाला कूड़ा ठेके पे है, पानी चलाने वाले ठेके पे है। और जो वो ठेके वाले कर्मचारी हैं निगम के, वो गेट पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, इस पर क्या कहते हैं? नहीं देखो, जब ठेका दिया जाता है, जब ठेका दिया तो उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। मैं उनके फेवर की एक बात जरूर कहता हूँ, गरीब आदमी, ठेकेदार इस बात को बड़े ध्यान से सुने भाई, और मैं चाहता हूँ सरकार से भी कि इसमें बदलाव। गरीब आदमी महीना काम करता है, 10-12 हजार रुपये तनख्वाह उसे मिलती होगी, उसके बच्चे भी हैं, उसको टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए। नहीं तो बैठेंगे। एक आदमी काम करता है, टाइम पे उसको पैसा नहीं दिया ठेकेदार ने, नगर निगम तो पेड कर रही है, अब वो बैठे हमारे बारने हैं भाई, अब हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ बंधे, हमने ठेका दे दिया, ठेकेदार थे। अब ठेकेदार हमारे पास बना के भेजेगा नगर निगम के पास के भाई मुझे ये पैसे, मेरी पेमेंट बढ़ गई, मेरी दे दो। और जहां तक मैं जानता हूं, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूं, जहां तक मैं जानता हूं,
कमिश्नर साहब, मेयर राजीव जैन और सारे फाइनेंस कमेटी के मेंबर 1 सेकंड नहीं लगाते उसको पास करने में। ठेकेदार की गलती आप बता रहे हैं उसमें है? वो कहीं ना कहीं देखो उनकी अपनी वो है, कहीं ना कहीं करते हैं या इनकी है, पर ये जरूर है इनकी तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। आपके वार्ड पर आता हूं और एक कहा जाता है कि सीवर लाइन जो है और सोनीपत बना या सोनीपत जब शहर जिला नहीं था आजादी के बाद से वो सीवर की लाइन थी नहीं यहाँ पे, ऐसा लोग कहते हैं। क्या ये सच है या ये एक नैयर साहब के बारे में बताया गया है पॉपुलर करने के लिए कि भैया ये इन्होंने करा है? नहीं, देखिए ऐसा है, क्या मसला है वो पूरा बताइए। ये हमारी दानक बस्ती है, बस स्टैंड से और मुख्य हॉस्पिटल तक है। इस पूरी बस्ती के अंदर लोगों ने अपने 4-4 इंच के पाइप लगा के नाले में छोड़ रखे थे। अच्छा, सीधा सड़क पार करके? नहीं, ये वो इधर नाला है अपनी तरफ ही। अच्छा। और वो अपने छोटे छोटे होल बना के इसके अंदर अपने टॉयलेट्स के कनेक्शन ले रखे थे। साइड में नालियां थी और यहाँ से कोई मेन लाइन नहीं थी, रोड से परली तरफ क्रॉस थी और वो डेड है। कई सालों से डेड थी वो कई साल से डेड है। तो मैं जब पार्षद बन के आया और तब मैंने इस बात पे मैंने अपने इलेक्शन में वादा करा था कि भाई तुम्हारे को इस बार सीवर लाइन दूंगा। आज मेरे पूरे दानक बस्ती के अंदर सीवर, हर गली में सीवर लाइन डलवाई गई है और वो रोड पर डला के उसके अंदर वो सीवर लाइन जिसे और वो प्रॉपर काम कर रही है। दूसरा, कोट मोहल्ले के अंदर साइड में नालियां थी पूरे कोट मोहल्ले के ऊपर, और इतना टिपिकल, यकीन मानिएगा आप, मेरा इलाका जो है ढलान युक्त पूरे है, शहर के अंदर सबसे डिफिकल्ट इलाका है, जिसके अंदर कोई ठेकेदार काम नहीं करना चाहता। कारण उसे यहाँ कोई बचत नहीं होती। जितने पैसे वो कमाना चाहता है उतने पैसे के गधे वाला ढोने में ले जाए अपने पैसे, क्योंकि गधों से माल ढोना पड़ता है। और इतनी छोटी गलियां हैं कि मशीन ले जाने में भी, अब कोट मोहल्ले पे मेरे को गली बनानी है, हम 4 दिन से ये रास्ता देख रहे हैं कि वो जिस सिलेंडर डालते हैं मशीन, इसको चढ़ाए कहाँ से हम। कारण वो इतनी भारी मशीन है, किसी के ऊपर गिर के तो हमारे कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे सीवर वाला है, सीवर वाले को मैं आदेश नहीं दे सकता तू सीवर में उतर जा। मैं ये कहूंगा भाई अपने टेक्निकल को बुला और अपना सारा कुछ कर, पूरी प्रिकॉशंस लेकर तब घुसियो उसके अंदर। एक्चुअली दोस्तों मैं ये मुद्दा उठाता हूँ, सीवर के अंदर घुसने वाली जो बात छेड़ी, ये होना नहीं चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी, जब हम चांद पे मंगल पे चले गए हैं तो कम से कम आदमी को सीवर के अंदर उतारने वाली चीज तो बंद हो जानी चाहिए। तो मेरे जो कोट वाला इलाका कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कच्चे क्वार्टर के पास, वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वो व्यक्ति सीवर में उतर करके चेक कर रहा था। चलो उसका अपना देखो, मास्क लगाना चाहिए, उसकी गैस वगैरह चेक करनी चाहिए, देखो जान जरूरी है। बहरहाल आप मुद्दे पे आइए। जो वो सीवर लाइन का किस्सा है वो कोट मोहल्ला था पूरा का पूरा, पूरे कोट मोहल्ले पे कहीं भी कोई सीवरेज लाइन नहीं थी। छोटे छोटे नाले थे, टॉयलेट में भी जाता था उसमें था। और मैं पिछले 5 साल से ही लगा हुआ हूं उस इलाके के पीछे। पूरे ही कोट मोहल्ले पे मैंने नई सीवर लाइन डाली। बड़ा डिफिकल्ट कार्य था। कहीं पे पानी के इतने इतने गुच्छे हैं, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि 50-50 कनेक्शनों के गुच्छे थे। वहां भी किसी ना किसी तरह का निकाल के किसी प्रकार। उसके पीछे रीजन क्या था कि मैंने जब मैं तो यहाँ का वासी हूँ, गर्मियां आती हैं, मक्खियां भिन बनाती थी, बदबू आती थी बहुत। आज आप जाके देखो कोट के ऊपर बिल्कुल सीवरेज के साथ प्रॉपर, एक थोड़ा सा इलाका परला बकाया, वो बिल्कुल ठीक था। वहां मोटे पाइप साइड में डाले हुए हैं, वो नाली नहीं थी। उस चीज को मैंने छोड़ा। फिर पहले मैंने वो इलाका पकड़ा जहां बिल्कुल ही नरक था। और कुछ विरोधियों ने मेरे बड़ा बड़ा परेशान किया उस जगह पे जाके मुझे कि भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं डाल रहा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने जीवन का सबसे कठिन कार्य मानता हूं कि मैंने वहां पे वो सीवर डलवा दिए। मुझे बार बार जाना पड़ा, ठेकेदार को बड़ी मिन्नतों से मनाना पड़ा, लेबर भाग जाती थी, हम नहीं काम करेंगे। एक दिन पकड़ के लाए, दूसरे दिन यहाँ से पकड़ के लाए, तीसरे दिन वहां से पकड़ के लाए। लोगों के साथ हाथ जोड़े रहा, करवा दूंगा भाई, करवा दूंगा भाई। क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि भाई इस चीज को मेरे को खत्म करना है, बिल्कुल सिरे से खत्म करना है। जनता खुश हुई? जनता तो ऑलरेडी, जब सुविधा मिलेगी जनता को, जब एक आदमी के घर पे कोई रिश्तेदार आता था, कहता था कहाँ रह रहा तू यार, इतना बुरा हाल था। ये पुराने टंकी का इलाका है। पुराने टंकी कोट के 4-5 इलाकों के नाम अलग अलग हैं। पुराने टंकी के इलाके पर जब मैं पार्षद बना, पानी की एक बूंद नहीं आती थी। लोग मैं कहते थे मैं घर भेज दूंगा अपना भाई। मैंने अपने जेई को बुलाया, एसडीओ को बुलाया, 1 महीने तक मैं उसका सर्वे करता रहा, क्योंकि मुझे भी लाइनों का नहीं पता था। उसका सोल्यूशन निकाला। आज उन घरों को 2-2 ढाई घंटे पानी जाता है, बिल्कुल सौरभ जी रहे। आज उनका सीवर भी डाल दिया मैंने, उनका पानी भी दे दिया। और पार्षद होता किस लिए है कि देखो मेयर साहब के पास बड़ा इलाका है,
वो 2, 3, 5, 6 दिन यहाँ नहीं दे सकते, विधायक जी नहीं दे सकते। वो हम उनके हेल्पिंग हैंड है, करते वही हैं। हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, अपने अधिकारियों से लेनी पड़ती है, वो नहीं करते अधिकारी, उनको कहना पड़ता है, करते वही हैं। पर वो टाइम हम दे सकते हैं यहाँ पे, हमें निजी तौर पे पता है कि ये समस्या है। सबसे जो निचला कार्यकर्ता होता है वो पार्षद ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, पार्षद सुरेंद्र नैयर जी हमारे साथ थे। आपके कोई और सवाल हैं इस वार्ड से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हम मैं प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा जी। नॉर्मली जो मैंने इसमें बातें बताई हैं वो 100% सत्य आपके सामने हुई हैं। एक मामले में थोड़ा सा बहुत सारे मेरे को उलाने मिलते हैं और विद इन दिस मंथ उस उलाने को उतार दूंगा आप लोगों का। एक स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है और स्ट्रीट लाइट मेरे वार्ड में अभी लगनी शुरू नहीं, क्योंकि एक टर्म वाइज काम था, वार्ड वाइज काम था। तो ये 20 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू नहीं हुआ? नहीं, इसमें 5-5 वार्डों का ब्लॉक बनाया गया था और मेरे वार्ड में लेट क्यों हुआ? ये दोस्तों ईमानदारी अपने आप इन्होंने बोल दिया है, मैंने छेड़ा नहीं था टॉपिक। सुनो, ये मेरे वार्ड के सभी लोग जानते हैं जी। मैं अपनी कमियों को छुपाता नहीं हूँ। मैं सुनने में काली नहीं मानता। कोई आदमी मेरे को कहेगा, वो थोड़ा सा गुस्से में कह सकता है, पर बात तो कह के समझा के जा रहा है ना मुझे कि भाई तेरी ये कमी है, और वो मुझे ना कहे और वो कमी वहीं पड़ी रहे। तो पार्षद को इतना संयम होना चाहिए कि कोई आदमी गुस्से में भी बात कर रहा है तो उसे समझे कि कहना क्या चाह रहा है। चंद लोग हैं स्वार्थी जो अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं चीज को बिगाड़ ले, पर 99% मैंने देखे हैं वो कोई बात बताना चाह रहे हैं जो मुझे मालूम नहीं है। वो दुखी हैं इसलिए थोड़ा गुस्से में कर रहा है, और पार्षद ये मान ले कि मेरी तो बेइज्जती कर दी, वो पार्षद नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फिर भी मैं कहूंगा कोई आपके सवाल हैं इनके वार्ड से संबंधित, इनसे पूछना चाहते हैं कोई सवाल आप, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। विशाल वशिष्ठ फिर मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नैयर साहब। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े तीखे पत्रकार हो। और ऐसा कोई तीखा सवाल शुरू नहीं में किया। बैठा तो मुझे डर लग रहा था आपसे कि भाई अब वार्ड में घूम घाम के आया होगा, पर भाई बढ़िया, आपकी शैली अच्छी है और परमात्मा आपको खुश रखेगा। छोटे भाई जैसे हो मेरे। धन्यवाद सर, आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।